हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम की पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 की राजनीतिक सिद्धांत का परिचय जो हमारी बुक है इसका हम यूनिट 1 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है। पार्ट 1 में हमने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, उसके डेफिनेशन वगैरह के बारे में जाना था, उसके महत्व को समझा था। आज हम पार्ट 2 में देखेंगे इसके स्कोप के बारे में। ठीक है। और जो विभिन्न कालों में राजनीतिक सिद्धांत का जो विकास हुआ है या परिवर्तन हुआ है वो कैसे हुआ है इसको समझेंगे। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूजर नेम है। आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। और आपको ये जो लेक्चर आप देख रहे हो इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम वहाँ पे डाल देंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। एकलव्य स्नातक 1 आपको ये सर्च करना है टेलीग्राम में, तो आपको हमारा चैनल मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो आपको वहाँ पे पीडीएफ वगैरह दिख जाएगी, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर पाओगे। ठीक है। तो देखिए इसमें मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ राजनीतिक सिद्धांत का एरिया या स्कोप, क्षेत्र। अब यहाँ पे देखिए दो तीन तरह से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं बताइए राजनीतिक सिद्धांत का विकास जो हुआ है अतीत से लेकर वर्तमान तक उसको एक्सप्लेन करो। या तो आपसे ये पूछ लेंगे या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सिद्धांत जो है राजनीतिक सिद्धांत इसका क्षेत्र एरिया या स्कोप बताइए। या फिर कई बार राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति भी पूछ लेते हैं। तो मिलता जुलता आंसर है जो आपको बताने वाला हूँ, सब में काम आ जाएगा, एक जैसी ही चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है, तीनों में। तो ध्यान से आपको देखना है वीडियो। तो कल की अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था, उसमें हिंट दिया था कि राजनीतिक सिद्धांत जो है इसके जब हम विकास को पढ़ते हैं तो उसमें हम उसका पुराना इतिहास है, 2400 वर्षों पीछे जाना पड़ता है। तो हम अतीत से लेकर यानी 2400 वर्ष पीछे जाएंगे, उसके बाद से लेकर वर्तमान तक को पढ़ते हैं। तो इतना लंबा काल हो जाता है तो थोड़ा पढ़ना मुश्किल हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है। एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। फिर तीनों हिस्सों को जब हम पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो इसीलिए इसको इस तरीके से देखा जाए। तो सबसे पहला हिस्सा जो है इसका यानी सबसे प्राचीन, इसको बोला जाता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। इसको शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत भी बोलते हैं। अलग अलग बुक पढ़ोगे तो वहां पे हो सकता है कहीं पे परंपरागत बोला हो, कहीं पे शास्त्रीय लिखा हो, कई जगह पे इसको क्लासिकी या फिर क्लासिकल भी कहा जाता है, और कई जगह पे इसके लिए प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत भी शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हो गया। दूसरा देखो, दूसरा जो सेकंड कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, जिसको मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है। तीसरे में आ जाता है समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, जिसको कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है। हिंदी में इसके एक से ज्यादा नाम आपको मिल सकते हैं, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, इसीलिए आपको इंग्लिश में याद रखना है। सबसे पहले क्या आता है, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी आएगा, इसके बाद मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी आएगा, इसके बाद कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी आएगा। ठीक है, तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे सबसे पहले क्लासिकल पे, यानी जो सबसे प्राचीन है, इस समय पे क्या हुआ था। तो देखिए प्राचीन समय में जो महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं उसमें आता है नाम प्लेटो का, अरस्तु का, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स वगैरह, ये सब उसमें आ जाते हैं। ठीक है। इनके समय में जो समस्याएं थी, इन्होंने जो चिंतक थे इन्होंने उन समस्याओं को देखा, समझा और उसको लिखा। ठीक है, इनके अनुसार कैसे एक आदर्श राज्य हो सकता है वो सब इन्होंने लिखा है। तो वही सब इसमें हमें पढ़ना होता है। ठीक है, प्राचीन समय में आप ये कह सकते हो कि लगभग 18वीं 19वीं शताब्दी तक ये काफी महत्वपूर्ण रहे हैं, ये चलते थे। लेकिन जैसे ही फिर आधुनिक समय बदलता है, आधुनिक सिद्धांत आते हैं, तब फिर इनकी वैल्यू जो है कम मानी जाने लगती है। ठीक है, फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, तो पूरा का पूरा काल वाइज आपको बताने वाला हूं। तो देखिए इन राजनीतिक चिंतकों ने जनता की समस्या को हल करने का प्रयास किया। ठीक है। परंपरागत जो लेखक थे इनकी रचना में इनके युग की समस्या यानी इनके समय की जो भी, इनके काल की जो भी समस्या थी उसका हमें प्रभाव देखने को मिलता है। इन्होंने अपने अपने तरीके से जो समस्याएं थी उसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा, आगे देखो। जो प्लेटो थे इन्होंने क्या किया, द रिपब्लिक नामक एक बुक लिखी। इस बुक में इन्होंने जो उनके काल की समस्या थी उस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है वो बताया, और प्लस में आदर्श राज्य कैसा हो सकता है, यानी एक बेहतर सरकार, बेहतर व्यवस्था कैसी हो सकती है उसके बारे में भी इन्होंने लिखा। लेकिन इसमें कुछ कल्पना, क्योंकि देखो प्राचीन समय में कल्पना बहुत ज्यादा होती थी, दर्शन का इस्तेमाल होता था, मूल्य ज्यादा महत्वपूर्ण थे, इसलिए ये जो चीजें हैं काल्पनिक सी लगती हैं। ठीक है। इन्होंने कल्पना करके ये बताया कि किस प्रकार एक आदर्श राज्य स्थापित किया जा सकता है। यहाँ पे राज्य का मतलब सरकार से है, सरकार का मतलब सत्ता,
ठीक है, व्यवस्था इससे है, यानी किस प्रकार से एक अच्छे शासन व्यवस्था लागू की जा सकती है, इसकी इन्होंने कल्पना करी थी। इसके बाद देखो, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में दर्शन का बहुत ज्यादा प्रभाव है, इसमें कल्पना का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये एक एक शब्द आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा के चलना है, क्योंकि जैसे ही आप आधुनिक में पहुंचोगे वहां पे ये सारी चीजें कैंसिल कर दी जाती है, उन्होंने इन सब चीजों को बेकार माना है। ठीक है, तो इस समय क्या होता था, दर्शन कल्पना का प्रयोग बहुत ज्यादा होता था। ऐसे ही अगर बात करें मैकियावेली की, तो ये इटली के थे। इन्होंने इटली में अशांति का दौर देखा था, किस प्रकार से युद्ध, संघर्ष, लड़ाई झगड़ा, दंगा ये सब तो होता था, तो इन्होंने वो अपने समय की समस्या देखी थी। इसको देखकर इन्होंने कहा कि निरंकुश शासन व्यवस्था बहुत बेहतर है। अगर शासक निरंकुश होता और जो भी ये दंगे वगैरह करते हैं सीधा उनको गोली मरवा देता या उनको खत्म करवाता, तो समस्या सुलझ जाती। इसलिए इसको ऐसा लगा कि निरंकुश शासन व्यवस्था जो है वो बेहतर है। ठीक है, जैसी समस्या देखी इन्होंने उसके अकॉर्डिंग जो इनको सही लगा इन्होंने वो बोला। इसके बाद देखो अगले, थॉमस हॉब्स। इन्होंने 17वीं सदी में इंग्लैंड में के थे ये, तो इंग्लैंड में जो युद्ध और संघर्ष का माहौल था इन्होंने वो देखा था। उसको देखकर इन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करा कि निरंकुश राजतंत्र होना चाहिए, निरंकुश राजा होना चाहिए, उसका शासन होना चाहिए। ठीक है, तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में दार्शनिक और नैतिक तत्व बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। अच्छी बातें, कैसे एक अच्छा समाज हो, दर्शन, कल्पना, ये सारी चीजें बहुत है इसमें। और इसमें तुलनात्मक अध्ययन पे भी महत्व दिया जाता है। आप देखोगे अरस्तु प्लेटो के समय में तो 158 देशों का संविधान पढ़ डाला, तो आप समझ सकते हो ना कितना तुलनात्मक अध्ययन कितना महत्वपूर्ण था उस समय में। इस समय में वैज्ञानिकता का अभाव था, क्योंकि जहां पे बात कल्पना किया जाती है, ठीक है, इमेजिनेशन किया जाती है, वहां पे ऑटोमेटिक वैज्ञानिकता का अभाव हो जाएगा, क्योंकि जो वैज्ञानिकता है उसमें कल्पना के लिए कोई स्थान ही नहीं है। तो इसलिए वैज्ञानिकता का अभाव था। ये तो थी जो प्राचीन, जो परंपरागत या शास्त्रीय या फिर इसको क्लासिकल आप कहते हो, इस समय के दौरान की विशेषता। फिर क्या हुआ, यूरोप में मध्य युग में धर्म और राज्य के बीच में संघर्ष देखने को मिला। अब यहाँ पे क्या होता है समझिए, यूरोप में अगर हम मध्य युग की बात करें तो एक तरफ थी चर्च, ठीक है, और दूसरी तरफ थी सत्ता। यानी कि सत्ता का मतलब यहाँ पे राज्य से है, सरकार से है। ठीक है, राज्य कह लो या सरकार कह लो। अब इनके बीच में संघर्ष था। चर्च, क्योंकि ज्यादातर लोग जो थे वो सभी यहाँ पे ईसाई ही लोग थे, तो चर्च को आप धर्म से जोड़ सकते हो। ठीक है, सभी जो ज्यादातर लोग थे और ज्यादातर जो विद्वान थे वो समर्थन करते थे चर्च का, धर्म का। यानी ये कहते थे कि धर्म जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहले क्या आएगा, धर्म आएगा। ठीक है, जो हमारे पादरी हैं या जो हमारे पॉप हैं इनको ही सबसे ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, जो धर्म अधिकारी हैं इनका हस्तक्षेप होना चाहिए बिल्कुल राज्य में। ठीक है, ये जिस प्रकार से कहेंगे वही नियम होने चाहिए। कुछ लोग और ज्यादातर जो विद्वान थे वो इस बात को मानते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी विचारक थे जो कहते थे कि सत्ता को स्वतंत्र रखना चाहिए, उसमें धर्म का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, धर्म का हस्तक्षेप इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ये कुछ लोग ऐसा मानते थे। तो ये दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे, एक तरफ धर्म था, दूसरी तरफ सत्ता थी। ठीक है, ये एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करना चाहते थे, लेकिन इसको लेकर विवाद होता था। तो मध्य युग में यूरोप में यही चीज देखने को मिली, तो ये भी प्राचीन और परंपरागत के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसमें है एक आदर्शी सिद्धांत या मानकीय उपागम, या और भी हिंदी में इसके अलग अलग नाम है। तो हिंदी में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप थोड़ा सा इसकी जो टर्म्स होती है इंग्लिश में उसको याद रखना, क्योंकि पेपर में जो आएगा ना आपको हिंदी में अलग अलग राइटर की बुक में अलग अलग नाम लिखे होते हैं, पेपर में आपको आएगा तो हिंदी में हो सकता है अलग अलग नाम मिले जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। मान लो आप किसी भी राइटर की बुक पढ़ते हो, उसमें आदर्शी सिद्धांत लिखा हो, लेकिन पेपर में मानकीय उपागम या कोई और नाम आ जाए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अगर आप अंग्रेजी में पढ़ के जा रहे हो तो इंग्लिश में आपको नॉर्मेटिव ही मिलेगा, चाहे क्वेश्चन पेपर में कुछ भी पूछ ले, ये नहीं बदलेगा पर ये बदल जाता है, तो दिमाग में कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसको बिल्कुल मत रखना। नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसको समझो, ये जो पद्धति है, जो सिद्धांत है, इसका तरीका समझो। इस समय में क्या होता था कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में कल्पना का उपयोग बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, काल्पनिक रूप से सोचते थे विचारक कि ऐसा होता तो समाज बहुत अच्छा होता, कल्पना करते थे कि ये चीज हो जाएगी तो समाज अच्छा हो जाएगा। तो इस अप्रोच से ही सिद्धांत बनते थे। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया काल्पनिक या फिर दार्शनिक सिद्धांत। इसको काल्पनिक या दार्शनिक सिद्धांत भी कहते हैं। और ये जो अप्रोच है इसको नॉर्मेटिव पॉलिटिकल अप्रोच या थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ये परंपरागत काल में होता था, लेकिन
जैसे ही समय बदला, फिर आधुनिक काल में जाते हैं तो ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल पलट जाती है। समझिए अब कैसे होता है, देखिए आगे देखो। जैसे ही हम आते हैं सेकंड फेज में, यानी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के टाइम पे, तो उस समय में जो अभी हमने ये जो पढ़ी थ्योरी इससे पहले, जिसको हम आदर्शी सिद्धांत या नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं, इसको बिल्कुल गलत माने जाने लगा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अनुभविक सिद्धांत ही सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको इंपीरियल साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी भी कहते हैं, इसको इंपीरियल भी कहते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो इससे पहले वाला जो नॉर्मेटिव था वो बेकार था, ये सही है, क्योंकि इसमें कल्पना का उपयोग नहीं करते ये लोग, कल्पना को बिल्कुल भी सही नहीं मानते, बल्कि ये वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं, इसलिए इसमें साइंटिफिक लिखा हुआ है, ठीक है, वैज्ञानिक विधियों से। तो ये महत्वपूर्ण हो गया। अब देखो आगे क्या क्या परिवर्तन आता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के जो समर्थक थे ये कहते हैं कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो है, इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का उद्भव हुआ है। यानी जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था उसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए उसकी प्रतिक्रिया के रूप में नया या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है, जिसको आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। इसके तहत बहुत सारे सिद्धांत आए हैं। ये जो विद्वान थे इनका ये मानना था कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो है उसमें इतिहास है, उसमें दर्शन है, दर्शन उसमें कल्पना है, ठीक है, इस इन सब चीजों पे आधारित है। इसमें वैज्ञानिकता का बिल्कुल अभाव है, यानी कि इतिहास को वो सही नहीं मानते, दर्शन को वो सही नहीं मानते, कल्पना को सही नहीं मानते, कहते हैं कि ये सब बेकार है, इसमें वैज्ञानिकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इसे सत्यापित नहीं किया जा सकता, यानी इसको सही नहीं बताया जा सकता है। इसलिए परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का अब कोई महत्व नहीं है। ये इसको सही नहीं मान रहे, कह रहे हैं कि अब इसका कोई महत्व नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उसमें इतिहास है, उसमें दर्शन है, उसमें कल्पना है, उसमें वैल्यू है, वो सही नहीं है। बल्कि हम क्या करेंगे, हमें चाहिए फैक्ट, यानी जो चीजें बिल्कुल सही हो, तथ्य पे ये बात करते हैं। ये ऐसी चीजें करते हैं जिसको वैज्ञानिकता हो, जिसकी जांच की जा सके, जो हमेशा सही रहे, जिसके सबूत मौजूद हो, जो बिल्कुल सच हो। ये इस चीज को सही मानते, कल्पना को नहीं मानते। इसीलिए इन्होंने बोला कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो थी उसमें कमियां थी, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। आगे देखो, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत वर्तमान में मृत हो गए, यानी बोला कि इन्होंने कहा, ये सीधा कह दिया कि राजनीतिक सिद्धांत खत्म हो चुके हैं, परंपरागत मृत हो गए, मर गए, यानी कि इनका पतन हो चुका है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है अनुभविक पद्धति। अनुभविक पद्धति में क्या होता है, इसमें कल्पना नहीं होती बिल्कुल भी, इसमें सीधा सीधा फैक्ट को देखा जाता है, सीधा सीधा सबूत को, साक्ष्य को देखा जाता है, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाता है, आलोचना होती है, समीक्षा होती है, विश्लेषण होता है, सब कुछ होता है, यानी वैज्ञानिकता होती है इसके अंदर, ठीक है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने पे ज्यादा महत्व देते हैं। ये तथ्य यानी फैक्ट पे और सबूतों पे ज्यादा बात करते हैं, उसको ज्यादा महत्व देते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जो समर्थक है वो वैज्ञानिक व्याख्या, ठीक है, वैज्ञानिकता, व्याख्या, विश्लेषण, समीक्षा, इस पे ज्यादा महत्व देते हैं, इस पे ज्यादा जोर देते हैं। इनके अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के बिना राजनीतिक सिद्धांत केवल भावों, आदर्शों और कल्पनाओं का ही भंडार बनकर रह जाता है। कहता अगर उसमें वैज्ञानिकता नहीं होगी तो वो केवल कल्पनाएं ही रह जाएंगी। आगे देखिए, एक विद्वान है जिनका नाम है विचारक का डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन, जब भी आप आधुनिक समय के बारे में पढ़ोगे तो इनका नाम आपको जरूर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, डेविड ईस्टन का। तो ये कहते हैं इनके अनुसार कि विचारकों को मूल्य निरपेक्ष होकर कार्य करना चाहिए। जो विचारक होते हैं उनको मूल्य निरपेक्ष, यानी कि जो वैल्यू होती है उससे हटकर फैक्ट पे काम करना चाहिए, यानी कि कैसा होगा, ऐसा होना चाहिए, या ऐसा होता है, ऐसा होता है, इन सब चीजों पे नहीं, जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, उस पे काम करना चाहिए, ये ऐसा बोलना चाहते हैं। ये कहते हैं कि विचारकों को इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, बल्कि इनको तटस्थ होकर बिल्कुल एकदम से अलग होकर वास्तविकता, जो सच्चाई है, जो वैज्ञानिकता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। ये राजनीतिक विज्ञान को एक इंडिविजुअल, एक स्वतंत्र विषय बनाना चाहते हैं, ठीक है, यानी राजनीतिक विज्ञान को एक अलग से विषय बनाना चाहते हैं। जैसे सोशियोलॉजी एक अलग विषय हो जाएगा, वैसे ये शाखा के रूप में देखा जाता है राजनीतिक विज्ञान, लेकिन उसको नहीं, बल्कि इसको एक इंडिविजुअल बिल्कुल अलग विषय बनाना चाहते हैं। यहीं से फिर व्यवहारवाद की बात आ जाती है। व्यवहारवाद एक विचारधारा है। व्यवहारवादी जो लोग हैं वो सबूत और वैज्ञानिकता पर ज्यादा जोर देते हैं। ये मूल्यों की, यानी ये दर्शन की और कल्पना की बात बिल्कुल भी नहीं मानते, कल्पना वगैरह ये बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, ठीक है, केवल सबूत होने चाहिए और वैज्ञानिक होना चाहिए। व्यवहारवाद, जब ये व्यवहारवादी, ये ईस्टर्न भी इसी विचारधारा से थे, डेविड ईस्टर्न भी व्यवहारवाद को ही मानते थे, लेकिन इनको बाद में ऐसा महसूस हुआ कि ये गलत थे, ठीक है,
इनको ऐसा लगा कि भाई कुछ बदलाव होने चाहिए, तो इसीलिए बाद में उत्तर व्यवहारवाद विचारधारा आई। इसके बाद जो विद्वान आए इन्होंने ये महसूस किया कि मूल्यों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। जो हम कह रहे हैं ना कि केवल वैज्ञानिकता होनी चाहिए, साक्ष्य सबूत फैक्ट होने चाहिए, नहीं, बल्कि मूल्यों को, आदर्शों को भी ध्यान रखना चाहिए। यानी आदर्शों मूल्यों को, और इसके साथ साथ वैज्ञानिकता, दोनों चीज होनी चाहिए। ठीक है, यानी मूल्य भी, मूल्य यानी कि जो कल्पना वगैरह होती है उसका भी ध्यान रखो, दर्शन का भी ध्यान रखो, और वैज्ञानिकता जो है इसका भी ध्यान रखो, दोनों का मिश्रण होना चाहिए। तो ये उत्तर व्यवहारवाद जो था उसमें समझाएगी। तो ये आपको हल्का हल्का समझते हुए चलना है। इसके बाद बात करेंगे हम आगे, जो तीसरा काल था जिसको हम बोलते हैं समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। इसमें क्या होता है, 1970 के बाद अमेरिका, यूरोप और अन्य जो देश है, इसके जो राजनीतिक चिंतक हैं, इन्होंने ऐसा महसूस करा कि नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत पे दोबारा रुचि लेनी आरंभ कर दी। इनको महसूस हो गया था कि नैतिक मूल्यों को हमने बिल्कुल दरकिनार कर दिया था, इसके बिना भी काम नहीं चल सकेगा। यानी इन्होंने वापस से इस पे महत्व देना शुरू कर दिया। समकालीन राजनीतिक चिंतक जो थे, इनका मानना था कि सिद्धांतों को इतिहास से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो शुरू में आपने देखा होगा कि जो सबसे पहला समय था, जिसको हम क्लासिकल कहते थे या प्राचीन समय कहते थे, उस समय में इतिहास को ध्यान रखा जाता था। उस समय में जो वैल्यू होती है, जो मूल्य होते हैं, उसको ध्यान रखा जाता था, दर्शन को ध्यान में रखा जाता था, कल्पना को ध्यान में रखा जाता था। लेकिन जैसे ही आधुनिक वाले आते हैं, उन्होंने इन सब चीजों को दरकिनार कर दिया, हटा दिया। ऐसे ही बाद में इनको महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हमें इतिहास से अलग नहीं कर सकते हम सिद्धांतों को, इतिहास भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, फिर मानव क्रियाओं से संबंधित संपूर्ण ज्ञान की कई तरह से व्याख्याएं हो सकती है, क्योंकि जो विचारक हैं वो अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। तो इसीलिए ये कहते हैं कि मूल्य विहीन होकर यह तटस्थ राजनीतिक सिद्धांतों की धारणा जो थी वो पूरी तरीके से गलत है। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि मूल्यों को बिल्कुल भी महत्व ना दो, इसका भी महत्व होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, राजनीतिक सिद्धांतों का संबंध अवधारणाओं के विश्लेषण से है। हमारी कई तरह की अवधारणाएं होती हैं, जैसे न्याय कैसा होना चाहिए, स्वतंत्रता कितनी मिलनी चाहिए, राज्य को के क्या अधिकार होने चाहिए, मनुष्य के क्या अधिकार होने, हमारे कई सारी अवधारणाएं होती हैं। तो अवधारणाओं का विश्लेषण भी होना चाहिए राजनीतिक सिद्धांत में। ठीक है, इस संदर्भ में राजनीतिक सिद्धांतों का कार्य क्षेत्र कुछ मुख्य अवधारणाओं जैसे प्रभुसत्ता हो गया, अधिकार हो गया, स्वतंत्रता हो गई, न्याय हो गया, इन सब का क्रमबद्ध अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, ये समकालीन जो राजनीतिक सिद्धांतकार हैं ये इसको मानते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है ये खत्म हो जाता है। ये हमारा पार्ट 2 था। इसी में आप ये समझ लो कि हमने ये तीनों काल पढ़ लिए हैं। हो सकता है आपकी SOL की बुक में ये ना दे रखा हो, लेकिन ये ऑलरेडी इस टॉपिक के अंदर है, तो आपको ये पढ़ना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो आपकी बुक में दिया है केवल उतना पढ़ना है, एडिशनल अगर है तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ से आपकी राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और ये जो इसका स्कोप, कार्यकाल जो भी था, ये सब हो गया है, विकास वगैरह के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 3 आएगा, पार्ट 3 में हम इन 3-4 विचारधाराओं को पढ़ेंगे। जैसे राजनीति की जो उदारवादी दृष्टिकोण है, यानी जो लिबरल है, उसको हम पढ़ेंगे, लिबरल विचारधारा को। फिर जो हमारी मार्क्सिस्ट है, यानी कि जो मार्क्सवादी जो विचारधारा है, इसको पढ़ेंगे। समझौतावादी दृष्टिकोण या लौकिक दृष्टिकोण आपकी बुक में दे रखे हैं, इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा देखो, इन 2 टॉपिकों पे मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, जिसमें कई सारे स्टूडेंट देख चुके हैं। एक तो ये वीडियो थी राजनीति का उदारवादी विचारधारा, जो आपका ये मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। ठीक है, तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मैंने 1-2 साल पहले बना रखी थी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। और फिर मार्क्सवादी विचारधारा पे वीडियो बना रखी है। देखो, ये मार्क्सवादी विचारधारा जो है इस पे भी बना रखी है, और उदारवादी विचारधारा जो है इस पे भी, दोनों ही टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है। दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी वेट करो पार्ट 3 का। पार्ट 3 में मैं एक ही वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा ये चारों की चारों आपको एक ही वीडियो में डिस्कस कर दूं। बेशक से वीडियो लंबी होगी, पर आप उसे ध्यान से देखना, आपका पूरा यूनिट यहाँ से कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।